आज हम लोग नए चैप्टर्स देखेंगे सामाजिक विज्ञान में सेकेंड सेमेस्टर के। ये है धरातल के रूप बदलने वाले कारक, आंतरिक बल, विरूपणी बल, आकस्मिक बल, बलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, भूकंप, प्रकार एवं प्रभावित क्षेत्र। ये पूरा चैप्टर है। इसको हम 2-3 टुकड़ों में या 4 टुकड़ों में हम लोग इसे करके पढ़ेंगे। पहले धरातल के रूप बदलने वाले कारक। धरातल मतलब पृथ्वी के ऊपर का भाग समतल नहीं है। अब जानते हैं कि पृथ्वी ये हर जगह समतल नहीं है। इस पे कहीं पहाड़ हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान है, कहीं घाटियां हैं, वगैरह वगैरह। और ये जो धरातल पे ये स्ट्रक्चर हैं, इसको कहते हैं स्थलाकृतियां, स्थल की आकृतियां। वही हम लोगों ने लिखा है पृथ्वी का धरातल सभी जगह एक जैसा नहीं है। कहीं पर्वत पठार है तो कहीं मैदान है, और इनको पृथ्वी की स्थल आकृतियां कहते हैं। तो आप ये स्थल आकृतियों के नाम से जानिए। और ये स्थल आकृति जो कि आप लोगों ने पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था, पढ़ा था कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब स्थल मंडल, और लिक्विड जहां है, ओशन है, वो हाइड्रोस्फीयर, पानी जहां है। तो ये स्थल मंडलीय प्लेट या लिथोस्फेरिक प्लेट। अब जो स्थल मंडल है, जहां लिथोस्फीयर हम कहते हैं, जहां पानी वाले भाग को छोड़ दीजिए, जो कॉन्टिनेंट हमारा है, भूमि का भाग है, उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल की बनावट जो होती है डिफरेंट प्लेट्स की बनी होती है। पृथ्वी के नीचे जो है प्लेट्स की बनी होती है, और जिसे हम लिथोस्फेरिक प्लेट या विवर्तनिक प्लेट भी कहते हैं। विवर्तनिक प्लेट का मतलब जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ज्यादातर टेक्टोनिक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। टेक्टोनिक मूवमेंट इन प्लेटों का होता है, तो उसे टेक्टोनिक गति कहते हैं या विवर्तनिक गति कहते हैं। हम लोगों ने जब पृथ्वी का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे थे, तो देखा था सबसे ऊपर पृथ्वी को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड करते हैं, क्रस्ट, मेंटिल और कोर। ऊपर भूपर्पटी है, बीच का मेंटिल है, नीचे क्रोड या कोर है। अब मेंटिल को भी अपर मेंटल, लोअर मेंटल, कोर को भी अपर कोर, लोअर कोर में हम बांटते हैं। तो अर्थ क्रस्ट का पूरा भाग और उसके नीचे मेंटल के ऊपरी भाग का कुछ हिस्सा, लगभग ये 150 से 200 किलोमीटर तक के हिस्से को हम इसे लिथोस्फीयर कहते हैं। तो अर्थ क्रस्ट प्लस मेंटिल का कुछ ऊपरी हिस्सा मिला के आपका ये लिथोस्फीयर बनता है या स्थल मंडल बनता है। और ये जो स्थल मंडल है, ये प्लेट्स का बना होता है, सॉलिड होता है। प्लेट्स बहुत बड़े बड़े टुकड़ों का बना होता है। वैसे देखें तो पूरे लिथोस्फेरिक प्लेट या टेक्टोनिक प्लेट्स जिसको कहते हैं, ये 7 मेजर प्लेट्स और लगभग 20 के आसपास माइनर प्लेट्स हैं, छोटी छोटी प्लेट्स हैं। और ये प्लेट्स के नीचे एस्थेनोस्फीयर का पोर्शन होता है। हम लोगों ने उसमें पढ़ रहे थे तो देखा था लिथोस्फीयर के नीचे एक मेंटिल का सेमी सॉलिड पोर्शन होता है, जिसमें उबलता हुआ मैग्मा होता है, और उसके ऊपर ये लिथोस्फीयर या लिथोस्फेरिक प्लेट्स धीरे धीरे फिसलती रहती हैं या मूव करती रहती हैं। मसलन आप देखें तो उदाहरण के तौर पे, तो अगर आप किसी बर्तन में पानी उबालते हैं तो पानी उबलता है, और उसके ऊपर कुछ आप थर्मोकोल के टुकड़े डाल दें तो उस पे वो हिलेगा, क्योंकि पानी नीचे से उबल रहा। तो चूंकि हल्का होता है इसलिए ज्यादा उछलता है थर्मोकोल, लेकिन बहुत हैवी चीज डाल देंगे उसके ऊपर, जो तैरता हुआ हो उस पे होगा, तो उतना ज्यादा नहीं हिलेगा। हाँ, धीमे धीमे उसमें गति होगी। वही यहाँ पे है। लिथोस्फेरिक प्लेट जो होती हैं वो चट्टानों की बनी होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स होती हैं, और वो उसके ऊपर फिसलती या तैरती रहती हैं। और उन्हीं के मूवमेंट से, लिथोस्फेरिक या टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से ही धरातल के ऊपर जो स्थल आकृतियां हम लोगों ने देखा, पहाड़, पठार, ये इनका धीरे धीरे निर्माण होता है। ये निर्माण इतना अचानक नहीं होता,
बल्कि ये बहुत धीमे धीमे होता है और हजारों लाखों साल लग जाते हैं इसको, इसलिए हमें इसका अनुभव भी नहीं हो पाता। तो पहला लिथोस्फीयर अनेक प्लेटों का बना होता है, लगभग 7 मेजर और 20 माइनर प्लेट्स हैं उनका बना होता है। और ये प्लेटें, इनको लिथोस्फेरिक प्लेट या स्थल मंडलीय प्लेट या विवर्तनिक प्लेट कहते हैं। लिथोस्फेरिक प्लेट या टेक्टोनिक प्लेट्स, ये प्लेटें दुर्बल ताप मंडल जो हम लोगों ने देखा था, या स्थिनोस्फीयर अंग्रेजी में कहते हैं इसे, दुर्बल ताप मंडल, इस पे धीमी गति से तैर रही होती हैं और इनका मूवमेंट या इनकी गति बहुत कम होती है, लगभग कुछ मिलीमीटर एक साल में दाएं बाएं हो सकती हैं। तो इतना कम होता है मूवमेंट इनका कि हमें उसका आभास नहीं होता। वैसे ही जैसे पृथ्वी चक्कर लगा रही है, अपने धुरी पे घूम रही है, सूर्य के चारों चक्कर लगा रही, हमें अनुभव नहीं होता। तो ये इतना हल्का या इतना कम मूवमेंट होता है कि हमें इसका आभास नहीं होता। तो चीजें ये है कि ये लिथोस्फेरिक प्लेट दुर्बल ताप मंडल पे धीरे धीरे गति करती रहती है, फिसलती रहती है, तैरती रहती है, और इनको विवर्तनिक गति या टेक्टोनिक मूवमेंट्स कहते हैं। टेक्टोनिक मूवमेंट्स क्या है, जिसमें टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे उस पे दुर्बल ताप मंडल पे फिसलती है, गति करती रहती हैं। तो ये चीजें हुई और इन्हीं गति के कारण पृथ्वी के ऊपर परिवर्तन होते हैं। हम लोग इसे आगे देखते हैं। ये टेक्टोनिक प्लेटें मुख्यतः इनकी गति जो है 3 प्रकार की होती है। एक, अब आसानी से अब समझ लीजिए, ये हमने 3 डायग्राम्स में से दिखाने की कोशिश करी है। इस तरह की प्लेट्स नहीं होती, प्लेटें बहुत बड़ी होती हैं। पूरे विश्व में 7 मेजर प्लेटें हैं। कहाँ कहाँ हैं एक बार हम बता देते हैं आपको। एक तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे प्लेट है, दूसरी इंडियन और ऑस्ट्रेलिया मिला के प्लेट है, तीसरी यूरेशिया, यूरोप और एशिया की एक प्लेट है, उत्तरी अमेरिका की प्लेट है, दक्षिण अफ्रीका की प्लेट है, अफ्रीका की प्लेट है, और 7वां जो है वो पैसिफिक या प्रशांत महासागर के नीचे प्लेट है। तो 7 मेजर प्लेट हैं। इसके अलावा 20 के आसपास लगभग छोटी छोटी प्लेटों में से बांटा गया है सुविधा के लिए। तो ये डायग्राम से समझाने की कोशिश किया गया कि 3 तरह का मूवमेंट इन प्लेटों में होता। पहली, मान लीजिए ये प्लेट है, ये आके आपस में टकराती है, तो ये कन्वर्जेंट मूवमेंट हुआ। एक पास से दूर जा रही है, ये डाइवर्जेंट मूवमेंट हुआ। तीसरा मूवमेंट इसमें सामने तो नहीं आती, साइड से रगड़ खा के निकल जाती है, तो एक इस तरह का मूवमेंट हुआ जिसे ट्रांसफॉर्म मूवमेंट कहते हैं। हिंदी में इसे आप, ये 3 प्रकार की प्लेट है, ये इंडिकेशन दिया गया है इस तरह का, मतलब आके आपस में टकराने वाली है, मतलब कन्वर्जेंट मूवमेंट या अभिसारी परसीमा। इसे हिंदी में अभिसारी परसीमा या कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, क्योंकि वो किनारे जो टकराते हैं तो बाउंड्रीज या मूवमेंट भी आप कह सकते हो। तो ये अभिसारी परसीमा या अभिसारी गति इनको कह सकते हो कि आपस में आके टकराती हैं। टकराने में क्या हो सकता है, जो एक कभी कभी होता है बहुत हैवी प्लेट होती है, वो जो है हल्की प्लेट के नीचे घुस जाती है तोड़ते हुए इनके किनारों को, या कभी कभी सामने से टकरा के वो फोल्ड हो जाती है, तो उससे माउंटेन वगैरह बनते हैं। तो पहले आप गति समझ लीजिए। तो एक आके आपस में टकराती है, इसे अभिसारी परसीमा कहते हैं। ये इंडिकेशन तीर का दिया गया, मतलब ये दूर जा रही है एक दूसरे से, इसको अपसारी कहते हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आपकी टकराती हैं, दूर जाती हैं, ये अपसारी हो गया। और एक है बगल से रगड़ खा के गुजर जाती है, इसे रूपांतर परिसीमा या ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज या मूवमेंट या गति रूपांतर गति इसको बोलते हैं। तो 3 तरह की इन प्लेटों में गतियां होती हैं। एक हो गया अभिसारी, अपसारी और रूपांतर परसीमा। तो ये 3 गतियों को आप ध्यान रखिएगा, इनसे अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब आके टकराते हैं तो ये फोल्ड माउंटेन बनता है, या बलित पर्वत जिसको कहते हैं, जैसे हमारा हिमालय, ये फोल्ड माउंटेन है। इससे ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज से ये ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं।
और ये जनरली रगड़ते हैं तो इनसे अर्ली अर्थक्वेक वगैरह इनसे आते हैं। और ये इससे भी पर्वतों का निर्माण होता है अपसारी सीमा से, जैसे हमारे विंध्याचल और सतपुड़ा के पहाड़ हैं वो ये ब्लॉक माउंटेन है, आगे हम लोग देखेंगे। तो ये रही इनकी गतियों के बारे में। तो आप थोड़ा सा इनका तीनों का ध्यान रखिएगा कि ये अभिसारी, अपसारी और रूपांतर बाउंड्रीज या इनकी गति है। तो ये तीन गतियां हो गई। ये अभिसारी या कन्वर्जेंट बाउंड्री, ठीक है। इसमें जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं, दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं और आपस में टकराती हैं तो मोड़दार पर्वत या बलित पर्वत का निर्माण होता है। कभी कभी इनमें गर्त भी हो जाती है। गर्त कैसी होती है? जब आकर तेजी से एक दूसरे के नीचे घुस जाती है तोड़ते हुए किनारों को, तो काफी बड़े बड़े गड्ढे भी बन जाते हैं, तो वो गर्त भी बनते हैं। आपने सुना होगा, हम लोग पढ़ रहे थे कि मरियाना ट्रेंच या चैलेंजर डीप पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु है, लगभग 11 किलोमीटर समुद्र तल से उसकी गहराई है। तो ये गर्त भी इसी टकराने से ही वो पृथ्वी की वो गर्तें बनी है। तो ये दो तरह का इससे निर्माण होता है। एक तो ये मोड़दार पर्वत या बलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन इसको बोलते हैं, और ये समुद्री गर्तों का निर्माण होता है जो डीप या ट्रेंच समुद्र के अंदर, समुद्र के तल पे भी गहरी खाइयां हो जाती हैं, तो वो इनसे इस आपके अभिसारी बाउंड्रीज, अभिसारी मूवमेंट से ये होता। दूसरा हम लोग देखते हैं अपसारी डाइवर्जेंट बाउंड्री या अपसारी गति। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो धरातल पर चौड़ी चौड़ी दरारें बढ़ जाती है, उससे ब्रेक हो जाता है, जिससे भ्रंश या रिफ्ट, भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो वहां पे चीरा लग जाता है, खड्ड हो जाती है, तो उसे रिफ्ट वैली कहते हैं। और ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन बनता है। कैसे बनता है? जब दो प्लेटें बाहर जा रही है तो जगह जगह क्रैक हो जाते हैं। क्रैक हो जाने पे कुछ पोर्शंस उसका जमीन में धस जाता है। सपोज करो कोई चीज है, इसमें दो ब्रेक हुए, बीच का पोर्शन नीचे धस गया, तो उसको भ्रंश घाटी बोलते हैं। जैसे हमारी नर्मदा नदी है, ये भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में होकर बहती है। उसके एक किनारे ब्लॉक माउंटेन दोनों तरफ है, एक तरफ विंध्यास के पर्वत है, दूसरी तरफ सतपुड़ा का पर्वत है, बीच में नर्मदा नदी बहती है। तो ये भ्रंश घाटी का सबसे बढ़िया उदाहरण है इंडिया में। तो इस मूवमेंट से क्या होता है? ये रिफ्ट वैली या ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है। तीसरा है रूपांतर सीमा या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होती है, एक दूसरे से रगड़ खा के जाती है, जनरली भूकंप वगैरह आते हैं। अब क्यों गति करती हैं? कोई भी काम करने के लिए बल चाहिए, ऊर्जा चाहिए, कहां से आती है? तो गति का कारण आप जानते रहिए कि इनमें कन्वेक्शन, जैसे पानी उबलता कन्वेक्शन होता है उसमें, उसी तरह से ये कन्वेक्शन करंट होता है। जब लावा नहीं बल्कि लावा तो ऊपर आके जमीन पे होता है, मैग्मा जब उबलता रहता है, क्यों? बहुत ज्यादा टेम्परेचर और बहुत ज्यादा प्रेशर है उसके अंदर, तो वो गति करता रहता है, हमेशा वो घूर्णन करता रहता है, वो लावा वो मैग्मा अंदर वो घूमता रहता है और उसी के ऊपर ये प्लेट्स हिलती रहती हैं। और वो लावा में कुछ रेडियो एक्टिव तत्व भी होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी डीके होता है। तो उसकी वजह से ये कन्वेक्शन करंट, जितने भी बल होते हैं, चाहे हाई टेम्परेचर हो, हाई प्रेशर हो या रेडियो एक्टिव तत्वों का डीके हो, सारे कन्वेक्शन करंट के लिए जिम्मेदार हैं। और इसी कन्वेक्शन करंट की वजह से वो प्लेटें इतनी बड़े बड़े कॉन्टिनेंट को वो अपने ऊपर फिसलाती रहती है, घुमाती रहती है। तो ये इनका ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। गति का कारण संवहन धाराएं हैं। आप ध्यान रखिए कि क्यों गति करती हैं प्लेटें, तो कन्वेक्शन करंट या धाराएं हैं। पृथ्वी के मंडल में अत्यधिक गर्मी से कारण मैग्मा चक्रीय रूप में घूमता रहता है और जो इन प्लेटों को आगे पीछे बढ़ाने का काम करता है। ये ऊर्जा कहाँ से आती है? तो यहां से आती है। अब हम लोग देखेंगे कि इनकी वजह से प्लेटों के मूवमेंट से क्या क्या बनते हैं। क्योंकि प्लेटों का मूवमेंट या कारक कह लीजिए, हमने बल लिखा,
कि अर्थ क्रस्ट या भू प्रॉपर्टी को प्रभावित करने वाले बल या प्रभावित करने वाले कारक। तो मोस्टली बल इस्तेमाल करते हैं। दो बल होते हैं, एक होता है आंतरिक बल, दूसरा होता है बाह्य बल। तो दो तरह से परिवर्तन होता है, दो तरह के बल काम करते हैं, एक पृथ्वी के अंदर और दूसरा पृथ्वी के बाहर। तो आंतरिक बल में हम उनका अध्ययन करेंगे, जो पृथ्वी के अंदर बल पैदा होता है उससे क्या परिवर्तन होते हैं। वायु बल में हम लोग देखेंगे पृथ्वी के ऊपर क्या बल काम करते हैं और उससे क्या परिवर्तन होते हैं। तो फिलहाल हम लोग आंतरिक बल के बारे में देखेंगे। आंतरिक बल का मतलब होता है इंडोजेनिक फोर्स, वायु बल मतलब एक्सोजेनिक फोर्स। अब आंतरिक बल में क्या है, ऐसा बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होता है, जो पृथ्वी के आंतरिक या अंदर उत्पन्न होता है बल, उसे आंतरिक बल कहते हैं। सिंपल सी बात। और आंतरिक बल जनरली दो तरह का होता है, एक आकस्मिक होता है, अचानक बहुत तेजी से होता है, वो आकस्मिक बल कहते हैं, और जिसे सडन फोर्स कहते हैं। इससे भी अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं, अलग अलग क्रियाएं होते हैं। दूसरा है स्लो या पटल विरूपण कहते हैं। पटल विरूपण बल का मतलब डायस्ट्रॉफिक फोर्स। तो सडन फोर्स, डायस्ट्रॉफिक फोर्स, आकस्मिक बल और पटल विरूपण। आकस्मिक तुरंत, पटल विरूपण मतलब धीरे धीरे हजारों लाखों साल में ये बल काम करता है। तो अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं। आकस्मिक जैसे तुरंत ही ज्वालामुखी निकल गया या अर्थक्वेक हो गया, अचानक पता नहीं लगता हमें। पटल विरूपण ये धीरे धीरे काम होता है, जैसे धीरे धीरे पर्वत का निर्माण हो गया, कहीं कॉन्टिनेंट का निर्माण हो गया, कहीं पठार का निर्माण हो गया, इसमें हजारों लाखों साल लगते हैं, तो वो आता है पटल विरूपण में। आकस्मिक में जैसे वोल्केनो हो गया या अर्थक्वेक, आपका ज्वालामुखी या भूकंप। तो पहले हम लोग सडन के अलावा पहले हम पटल विरूपण के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो आप पटल विरूपण या जिसे डायस्ट्रॉफिक फोर्स कहते हैं, पहले ही चीजें लिखा हुआ है कि पटल विरूपण बल, यह बल और इसके द्वारा परिवर्तन इतना धीरे धीरे होता है कि हमें इसका आभास नहीं हो पाता, और इसका प्रभाव हजारों साल बाद दिखाई देते हैं। और इससे बनता क्या है, इससे आपका महाद्वीप कॉन्टिनेंट बन सकता है, इससे आपका पर्वत बन सकता है, पठार बन सकता है, मैदान बन सकता है, घाटियां बन सकती है, ये सब बन सकते हैं। अचानक नहीं बनते, इनके बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं। आज जो आप पढ़े हैं पिछले चैप्टर में कि 7 महाद्वीप हैं पृथ्वी पे, 5 महासागर हैं, और इनके बनने में कई लाखों साल लग गए। और आज जो कॉन्टिनेंट है ये हमेशा ऐसा नहीं था, और आज जो बन गए ये भी स्थिर नहीं है, हम अभी भी इनमें परिवर्तन हो रहे हैं। इन कॉन्टिनेंट्स में जो 7 कॉन्टिनेंट है, इनमें भी अभी परिवर्तन चल रहे हैं। ओशन है, इनमें भी अभी परिवर्तन धीरे धीरे चल रहे हैं। आगे हजारों लाखों साल बाद पता नहीं ये 7 कॉन्टिनेंट होंगे या 7 से 14 बन जाएंगे या कम हो जाएंगे, क्योंकि इनिशियल वे में आप देखेंगे कि 250 लगभग 25 करोड़ वर्ष पहले या 250 करोड़ वर्ष पहले उनमें ऐसा नहीं था, सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था। अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा जहाँ पे पॉइंट आएगा वहीं करेंगे। तो ये बन जाता है, धीमे धीमे गतियां होती हैं। जो आंतरिक बल पृथ्वी के अंदर होता है उसे आंतरिक बल कहते हैं, जो बल, और उसमें भी दो है, सडन और पटल विरूपण। पटल विरूपण परिवर्तन धीमे धीमे होता है, ये बनते हैं। अब ये देखें कि 20 से 25 करोड़ वर्ष पहले या 250 200 to 50 मिलियन, मिलियन और बिलियन, 10 लाख का 1 मिलियन होता है और 10 मिलियन का 1 करोड़ होता है। तो 20 से 25 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था। आज 7 महाद्वीप हैं, उस समय एक ही महाद्वीप था जिसे पेंगिया कहते थे। इस पे सवाल पूछता है तो आपको ध्यान में इसे रखना चाहिए कि करीब 20 से 25 करोड़ वर्ष पहले एक ही कॉन्टिनेंट था। ये 7 नहीं थे, सारे एक दूसरे में जुड़े हुए थे, उसे कहते थे पेनेगिया या पेंजिया।
और इसके चारों तरफ एक समुद्र था जिसे पैंथलासा बोलते हैं। पैंथलासा, चारों ओर एक पैंथलासा ओशन था, समुद्र था जिसका नाम था पैंथलासा, और चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ था, उसको कहते थे पैंथलासा। अब पृथ्वी के प्लेटों के नीचे घिसकने, दूर जाने, एक दूसरे से टकराने या रगड़ खाने से धीरे 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 ये एक कॉन्टिनेंट पैंगिया दो में टूटा। एक डायग्राम है, हम उसे आपको दिखाते हैं तो चीजें थोड़ी सी समझ में आ जाएगी। ये जो हम लोग अभी डिस्कस कर सकते थे, इसमें देखिए ये टाइम भी लिखा हुआ, कब कब ऐसा हुआ। और ये पैनेगिया, ये सारा कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ था और इसको कहते थे पैनेगिया, पैंजिया। और ये जो समुद्र चारों ओर आप देख रहे हो इसके, ये पैंथलासा है, पूरा चारों तरफ से इसे घेरे हुए है। तो ये 225 मिलियन ईयर्स लगभग पहले था, 200 से 250 मिलियन ईयर्स। कुछ दिन बाद चले तो लगभग 150 मिलियन ईयर्स पे क्या हुआ कि ये टूटने लगा। ये लगभग ये दो भागों में टूटा। यहाँ एक ही था और लगभग 150 मिलियन मतलब 15 करोड़ वर्ष पूर्व ये दो भागों में टूटा। जो नॉर्थ की तरफ या ऊपर की तरफ था वो लाउरेशिया, और जो नीचे टूटा वो था गोंडवाना। गोंडवाना लैंड कहते हैं इसे, गोंडवाना लैंड या लाउरेशिया लैंड, कभी कभी इसे अंगारा लैंड भी कहते हैं। गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड या लाउरेशिया। और इस समय इनको बीच में देख रहे हैं ओशन है, ये जो लिफ्ट बनी हुई, यहाँ पे एक ओशन था जिसका नाम था टीथीज सी। टीथीज सी, अभी हम लोग थोड़ा बताएंगे कि टीथीज सी बन गया था, और उसी टीथीज सी के बीच में आपका हिमालय पर्वत जो है उसी समुद्र से निकला हुआ। तो पहले इसे समझ लेते हैं। ये एक ही कॉन्टिनेंट था पैनेगिया, और जब ये टूटना शुरू हुआ तो पहले दो भागों में टूटा। कब? 15 करोड़ वर्ष पहले। और जो नॉर्दर्न साइड या उत्तर की तरफ था वो था लाउरेशिया या अंगारा लैंड, और साउथ में या दक्षिण में जो था वो गोंडवाना लैंड। और ये एक दूसरे से खिसकना शुरू हुआ, ड्रिफ्ट शुरू हुआ, दूर जाना शुरू हुआ। और इन टुकड़ों में भी दो भाग जो टूटा था ये आपस में फिर टूटने लगे। क्यों? उसी टेक्टोनिक मूवमेंट, प्लेटों की गति के कारण। तो तीसरा क्या हुआ? अब लगभग 10 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ, ये इस तरह का आकार इनका बना। ये जो ऊपर का आपका लाउरेशिया का पोर्शन था या अंगारा लैंड था, ये इसमें एशिया आया, यूरोप बना और नॉर्थ अमेरिका यहां से बना। तो 3 कॉन्टिनेंट तो वहां से बने। हालांकि इंडिया इसमें नहीं था, एशिया में इंडिया आता है, लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का प्लेट बाद में इसमें जाके जुड़ी। तो फिलहाल ये ऊपर वाला 3 में टूटना हुआ, नीचे वाला किस में टूटा? साउथ अमेरिका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में, इधर ऑस्ट्रेलिया हुआ, इधर अंटार्कटिका हुआ, और बीच में छोटा सा इंडिया। इंडिया बाद में यहां से गया, एशिया में जुड़ा। और उसके बाद क्या हुआ? आज क्या है अर्थ में स्थिति? आज का ये है पृथ्वी का स्ट्रक्चर। तो आज देखें तो ये सब ड्रिफ्ट हो गए। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इधर चलाया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ चला गया, इंडियन प्लेट्स ऑस्ट्रेलियन ऊपर नॉर्थ में गई और जाके इंडिया जो है यहाँ पे ये इसमें एशिया में टकरा गया, यूरेशिया की प्लेट्स में टकराया। तो यही वो टिथीज सी था जो यहाँ दिखाई दे रहा टिथीज सी, ये इंडिया, ये जाके यहाँ पे ये टकराया। तो टकराने से क्या हुआ कि वो जो प्लेटें टकराई तो फोल्ड हो गया, वो मुड़ गया, और उस टीथी सी में से हिमालय पर्वत प्रकाश में आया। और जो खड्ड खुड्ड बन गया था, आसपास जो गड्ढे रह गए थे, हिमालय से नदियां निकली और फिर उनके सिल्ट धीरे धीरे डिपॉजिट हुआ और वो प्लेन बना, जिसपे आज हम लोग नॉर्दर्न प्लेन उसी का भाग है। हम लोग जहाँ रहते हैं, कभी कभी वो टीथी सी का पोर्शन था और नदियों के जलोद मिट्टी के बहाव से या डिपोजिशन से या जमाव से ये बना। तो इस तरह से ये स्थिति हो गई। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ अंटार्कटिका होगा, यहाँ ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये
यूरोप और एशिया यूरेशिया, इंडियन प्लेट्स, इंडिया वहां जाके एशिया में जुड़ गया, और ये अफ्रीका। तो ये 7 कॉन्टिनेंट हो गया। और इसी तरह से सुविधाओं के लिए जो पैंथलासा था वो ओशन में बट गया, जिसमें कि आपका पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सादर्न ओशन और आर्कटिक ओशन है, ये वर्तमान काम में आया। तो एक कॉन्टिनेंट से इतने कॉन्टिनेंट बने, तो ये गति बहुत धीमे धीमे होती है और काफी इसमें लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। और ये हाइपोथेसिस जो उसने दी थी, एक जर्मन व्यक्ति थे अल्फ्रेड वेगनर, उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एक प्रपोज की, जिसमें उन्होंने ये प्रपोज किया और ये आज माना भी जाता है। इसके कई एविडेंसेस इसके पक्ष में दिए जाते हैं कि ये हाँ पहले एक ही था। कैसे कहोगे कि क्या एक कई तरह के इसके सपोर्ट में कि हाँ एक से ये बने, क्या क्या हो सकता है। तो आप देखिए कि जिगसा थ्योरी, जैसे हम ब्लॉक्स में ब्लॉक को जोड़ते हैं, कहीं कुछ गोल आगे निकला हुआ तो कहीं कोई गड्ढे है, उसमें हम ब्लॉक्स को जोड़ के बनाते हैं। तो अगर कॉन्टिनेंट आज की तिथि में इसे ध्यान से देखोगे तो ये आपके साउथ अमेरिका का ये पोर्शन और अफ्रीका का ये पोर्शन इस तरह से है कि ये जाके उसमें फिट हो सकता है ब्लॉक में। अगर इनको एक बार ले आए तो एक दूसरे में जुड़ सकते हैं कि यहाँ जैसे यहाँ जुड़ा हुआ। इसी तरह ये पोर्शन है आपका नॉर्थ अमेरिका यूरोप का, ये पोर्शन इस तरह से बना हुआ कि यहाँ पे इस तरह खाड़ी है, तो ये यहाँ का पोर्शन से निकला हुआ, ये इस तरह का पोर्शन है, ये इस तरह का। तो इसको आप ले जाओ तो एक दूसरे पे ये ब्लॉक फिट हो सकते हैं। तो इस तरह का ये ब्लॉक है। इसी तरह इंडिया यहाँ से निकला हुआ, ये यहाँ से निकला हुआ। तो देखेंगे तो जिगसा वाला ये हिसाब किताब इनका है, क्योंकि एक ब्लॉक में आप क्रॉस ले जाएं तो इनको फिट हो सकता है। तो इनका स्ट्रक्चर देखने से पता लगता है कि कभी ये एक भाग थे, वहां से वो टूट के बना। दूसरा क्या होता, दूसरा एविडेंस क्या होता है कि आप बता सकते हैं कि मूवमेंट हुआ। तो यहाँ पे इसमें तो दिखाया नहीं गया है, ये है यहाँ पे, ये मेडागास्कर है। मेडागास्कर एक द्वीप है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है, और ये अफ्रीका और ये मेडागास्कर और इंडिया में एक जंतु पाया जाता है लेमूर, वो यहीं पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है अफ्रीका में, यहाँ पाया जाता है मेडागास्कर में, इंडिया में। तो ये शो करता है कभी ये तीनों आपस में जुड़े हुए थे। तो ये अफ्रीका, इंडिया और बीच में ये छोटा सा मेडागास्कर है, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इसलिए वो लेमूर जनरली इधर पाए जाते हैं। और कुछ लोग इसी कॉन्सेप्ट पे कहते हैं कि यहाँ पे एक महाद्वीप है जो डूब गया, उसे लेमूरिया नाम देते हैं। तो अलग बात है, लेकिन ये भी शो करता है कि ये एक भाग टूटे हैं। जैसे यहाँ पे साउथ अफ्रीका में यहाँ ब्राजील का पोर्शन, ये पूरा ये ब्राजील का एरिया, इधर ये पोर्शंस इलाका है। तो बहुत सी यहाँ की मिट्टी और यहाँ की मिट्टी का जियोग्राफिकल देखा जाए, उसका टाइम मैपिंग वगैरह से तो लगभग एक ही है, और जो खनिज इधर पाए जाते हैं वही खनिज जनरली इधर पाए जाते हैं। तो माना जाता है कि ये ब्लॉक कभी एक ही रहा होगा, इसीलिए वहां पे खनिजों की स्थिति समान होती है। इस तरह घाना है, इधर ब्राजील है, गोल्ड इधर उनमें पाए जाते हैं। कुछ फॉसिल्स पाए जाते हैं जो ये दर्शाते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वो शो करते हैं कभी ये एक ही भूमि थी। तो ये सब एविडेंसेस है जो बताते हैं। हालांकि ये आपके कोर्स का नहीं है, लेकिन आपको बता दिया कि जानते रहे कि ये वास्तव में एक ही था और धीरे धीरे टूट के बना, और अभी इनमें गति हो रही है। अफ्रीका आप देख रहे हो आज की तिथि में, यहाँ पे एक रिफ्ट हो रही है, एक रिफ्ट पैदा हो रही है, एक यहाँ पे गर्त बन रही है। बताया जा रहा है कि अफ्रीका बीच से 2 भागों में टूट रहा। तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स गति की वजह से ही होता है, जो ये सारी चीजें होती। आज जो पृथ्वी में 7 महासागर, 7 महाद्वीप और 5 महासागर है, इन्हीं प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से है। अभी जो हम लोगों ने इधर देखा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो हम लोग बोल रहे थे, ये है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और यही सिद्धांत इसे दिया था जर्मन मॉडल अल्फ्रेड वेगनर ने। तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी याद रखिएगा, किसने दी थी? अल्फ्रेड वेगनर ने।
और ये 1912 में से प्रस्तावित किया था। इन्होंने ही बताया कि पहले एक ही था और धीरे धीरे ऐसे टूटा और टूट के बाद एक दूसरे से दूर चला गया, इधर उधर चला गया, और जिससे आज के 7 महाद्वीप और 5 कॉन्टिनेंट ये प्रकाश में आए। एक और फैक्ट है इसमें, भारतीय प्लेट्स, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जनरली एक ही प्लेट मानते हैं, कुछ लोग इसे 2 बांटते थे। इंडियन प्लेट्स अभी भी वो तिब्बतन प्लेट, एरूशियन प्लेट के नीचे धीरे धीरे अभी घुस रही है टकराने के बाद। तो अभी भी इंडियन प्लेट्स उधर और उसके प्लेट्स के नीचे गति कर रही है, जिसकी वजह से हिमालय पर्वत जैसे जैसे वो तिब्बतन प्लेट के नीचे जा रही है इंडियन प्लेट्स, वैसे ही हिमालय की ऊंचाई धीरे 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 ऊपर बढ़ रही है। तो हिमालय धीरे धीरे ऊंचा हो रहा। तो इसकी एक गति भी मापी गई है कि भारतीय प्लेट प्रतिवर्ष लगभग 5 सेंटीमीटर, एक साल में 5 सेंटीमीटर की गति से सुराही प्लेट के नीचे जा रही है, जैसे हिमालय पर्वत धीरे धीरे ऊंचा हो रहा है। तो ये था, हालांकि कोर्स में जनरली ये आपके है नहीं पर्वत के बारे में पढ़ना, लेकिन चूंकि ये तथ्य है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखोगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगा। पर्वत निर्माण क्या है कि प्लेटों की गति के कारण पर्वत निर्माण करने वाली बल की उत्पत्ति होती है। ये हम लोगों ने देख लिया। 2 तरह से होता है, जब कन्वर्जेंट होता है तो फोल्ड माउंटेन या बलन पर्वत होता है, और जब ये दूर जाते हैं तो क्या होता है, ये फॉल्ट होता है इसमें, या भ्रंशन होता है। जब कन्वर्ट होता है तो फोल्ड माउंटेन या बलित पर्वत बनते हैं, और दूर जाते हैं तो ये भ्रंशन या ब्लॉक माउंटेन बनते हैं। अब हम लोगों ने बलन पर्वत के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। इसे फोल्डिंग, इसे अंग्रेजी में कहते हैं फोल्ड माउंटेन या बलित पर्वत, जो टकराने से बनते हैं। जब 2 प्लेटें, आप इसे देखें, जब 2 प्लेटें आमने सामने गति करती हैं तब दबाव की क्रिया होती है, इससे धरातल पर मोड़ पड़ जाते हैं और बलित पर्वतों का निर्माण होता है। टकराए नीचे इनकी दशे या आपस में रही, ये फोल्ड हो जाते हैं, ऊपर की तरफ चले जाते हैं, इस तरह से टकरा हो जाते हैं, तो उससे पर्वतों का निर्माण होता है। फोल्ड माउंटेन देखें कौन कौन से हैं। हिमालय, इंडिया में हिमालय, एंड्स, ये साउथ अमेरिका में पश्चिम साइड में सबसे बड़ा पर्वत है। रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में है। आल्प्स ये आपके यूरोप में है। ये सारे फोल्ड माउंटेन है। हमारे यहाँ देखें इंडिया में तो हिमालय है, और अरावली भी आपका फोल्ड माउंटेन ही है। अरावली पर्वत बहुत पुराना, सबसे पुराना पर्वत इंडिया का अरावली पर्वत का विश्व में पुराने पर्वतों में से एक है, और ये फोल्ड माउंटेन के तहत आता है। ये अरावली पर्वत तब था जब न हिमालय था, न गंगा थी, न हिमालय की कोई नदियां थी। ये तो बाद में बनी, जब हिमालय बना तो गंगा नदी वहां से निकली। तो अरावली पर्वत इंडिया का सबसे पुराना पर्वत है और विश्व के पुराने पर्वतों में से एक है, और ये बलित पर्वत की श्रेणी में आता है। इन बलित पर्वतों को आय के आधार पे 2 में बांटते हैं, न्यू फोल्ड माउंटेन, ओल्ड माउंटेन, मतलब नए बलित पर्वत और पुराने बलित पर्वत। अब इसको आप देख लीजिए, नए पुराने में थोड़ा सा भेद आपको जानना चाहिए। हालांकि आपको इतना ही है कि हिमालय एंड रॉकीज, आल्प्स, अरावली सारे फोल्ड माउंटेन या बलित पर्वत हैं, लेकिन इन्हें नए या पुराने के आधार में 2 में बांटते हैं। कौन? पुराने बलित पर्वत और नए बलित पर्वत। तो पुराने बलित पर्वत कौन है? ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ऐसे पर्वत जिनका निर्माण 66 मिलियन वर्ष पहले, मतलब लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले से पुराने हैं। पुराने कितने हैं पता नहीं, लेकिन 6.5 करोड़ वर्ष तक जो पर्वत बन गए थे, उसके जब 6.5 करोड़ वर्ष पहले टर्सरी पीरियड शुरू होता है जियोग्राफिकल टाइम स्केल का, तो उससे पहले जो बन गए थे वो पुराने बलित पर्वत उन्हें मानते हैं। जो टर्सरी पीरियड के प्रारंभ से पहले, तो लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले या 6.5 करोड़ वर्ष पहले वो शुरू हुआ था, तो उससे पहले के जो बने हैं वो इसमें हम पुराने बलित पर्वतों में रखते हैं। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। बलित पर्वत, पुराने बलित पर्वत, नए बलित पर्वतों में, पुराने बलित पर्वतों में क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? इनकी चोटियां गोलाकार या कम नुकीली होती है। चोटी का मतलब शीर्ष पोर्शन, हिमालय देखो एकदम से यू त्रिभुज की, उल्टा त्रिभुज की ऐसे है,
लेकिन ये जो है पुराने हैं इसलिए घिस चुके हैं इरोजन से या विदरिंग से, जो भी हुआ तो वो घिस घिस के वो जो उनका तिकोनापन था वो राउंडेड या गोल, जैसे अरावली में बहुत ज्यादा पीक नहीं है, वो सब घिस चुके हैं, या तो छोटे छोटे हो गए हैं या हैं तो बहुत कम ऊंचाई के हैं, तो इनकी चोटियां लगभग गोलाकार या कम नुकीली होती हैं और ऊंचाई भी कम है क्योंकि बहुत पुराने हैं और घिस चुके हैं ये, तो इनकी ऊंचाई नए पर्वतों की तुलना में काफी कम होती है। एक तो चोटियां कम ऊंची होती हैं और ये गोलाकार या कम नुकीली होती हैं। यही नए फोल्ड माउंटेन में देखोगे तो बहुत ऊंचे हैं जैसे हिमालय, और इनकी चोटियां एकदम नुकीली हैं। अब पुराने बलित पर्वत का उदाहरण देखेंगे तो इंडिया का अरावली श्रेणी भारत, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। यूरोल, ये रूस में है। यूरोल पर्वत एक तरह से और पूछा जाता है, ये यूरोप और एशिया को अलग करता है बीच में। यूरोल पर्वत ये सवाल आपसे पूछता है। यूरेशिया, यूरोप और एशिया को अलग करने वाला यूरोल ये पर्वत है। एक है अपलाचियन पर्वत, ये है यूएसए में, उत्तरी अमेरिका में। इसके अमेरिका का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ा था, उसमें देखा था उसके बाएं साइड में एक पूरी पर्वत श्रृंखला, इसे रॉकी माउंटेन कहते हैं, और ईस्टर्न साइड में ये आपका अपलाचियन पर्वत है। तो वो तो न्यू फोल्ड माउंटेन है और ये अपलाचियन जो है ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। तो तीन उदाहरण याद रखिएगा, अरावली इंडिया में, यूरोल यूरोप में, और ये अपलाचियन जो है ये उत्तरी अमेरिका में ओल्ड फोल्ड माउंटेन या पुराने बलित पर्वत हैं। नए बलित पर्वत अभी देख लिए, इनका निर्माण लगभग 66 आपका मिलियन है, 6.5 करोड़ मिलियन से अब तक बाद में जो हुआ है 10 मिलियन या 1 करोड़ से 6.5 करोड़ वर्ष के बीच में हुआ या टर्सरी पीरियड के दौरान हुआ, उसे इसे कहते हैं। इनकी ऊंचाइयां बहुत अधिक होती है और चोटियां इनकी काफी नुकीली होती हैं और इनमें गहरी खाइयां पाई जाती है जैसे हिमालयन रीजन में होती है। उदाहरण इसके आपका एशिया या इंडिया, यहाँ पे हिमालय है, एंडीज ये दक्षिण अमेरिका में है, रॉकी ये उत्तरी अमेरिका में है, आल्प्स ये यूरोप में है। तो ये न्यू फोल्ड माउंटेन या नए बलित पर्वत हैं, पुराने बलित पर्वत हैं। तो ये आपके बलित पर्वत के बारे में हो गया। अब हम लोग ये कुछ डायग्राम हम लोगों ने देखते हैं। इसमें ये है आपका फोल्ड माउंटेन बनता कैसे है। ये है अर्थ क्रस्ट आपका फोल्डिंग, ये आया, दो चीजें जब आपस में टकराती हैं तो इस तरह के इस पे फोल्ड ये बन जाते हैं। ये फोल्ड हुए, इसे एंटीक्लाइन कहते हैं या सिंक्लाइन होता है, ये जो नीचे वाला पोर्शन से बोलते हैं। तो ये फोल्ड माउंटेन इसी तरह से ये बनता है। तो ये डायग्राम फोल्ड माउंटेन का है। और एक भ्रंशन होता है, फॉल्टिंग, जब प्लेटें दूर जाती हैं तो क्या उसमें दरारें पड़ जाती हैं। ये इसका एक डायग्राम है, पहले आप डायग्राम देख लो तो आपको समझ में आएगा। ये प्लेट्स हैं, प्लेट जब दूर जाती है तो क्या होता है, इसमें कुछ ब्रेक्स हो जाते हैं। ये फॉल्ट हो गया, ये यहाँ चीरा लग गया, एक चीरा लग गया, एक चीरा लग गया, मतलब दरारें पड़ जाती हैं। अब दरारों में क्या होता, एक ये बीच का पोर्शन तो यहाँ उठा रह गया, ये नीचे धस गया तो ये स्ट्रक्चर हो गया। तो ये जो है ये पर्वत हो जाता है और ये जो है ये घाटी हो जाती है। इसमें नदियां उदियां बहती हैं। आपकी नर्मदा ऐसे ही ब्रह्मसन घाटी में बहती है, नर्मदा है यहाँ, ऐसे मान लो आप सतपुड़ा है और इधर मान लो विंध्यास पर्वत है, उसके बीच से बहती है। तो ये भ्रंशन का मतलब जब प्लेटें अपोजिट दिशा में खिसकने लगी तो बीच में ब्रेक हो जाती हैं और कुछ पोर्शन या तो ऊपर उड़ जाता है या नीचे घुस जाता है, नीचे चला जाता है, भ्रंशन घाटी बनती है या रिफ्ट वैली से कहते हैं भ्रंशन घाटी। इसमें नदी वगैरह बहती है और ये जो बनता है वो भ्रंश पर्वत या आपका ब्लॉक माउंटेन ये बन जाता है। तो ये वहां फोल्ड माउंटेन बना, यहाँ पे धंसने से बना। अब इसको आप क्या है, जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं तो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, इसमें लंबी और गहरी दरारें पड़ जाती है जिसे रिफ्ट कहते हैं।
इसी भ्रंश रेखाओं के सहारे भूपर्पट्टी का कुछ भाग या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे धंस जाता है, और ऊपर उठा हुआ भाग होस्ट या ब्लॉक पर्वत कहते हैं, इसे होस्ट भी बोलते हैं, या ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, जबकि नीचे जो पोर्शन होता है वो भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली कहलाती है। ठीक है, तो ये होस्ट या ब्लॉक पर्वत और रिफ्ट वैली उदाहरण भी हम लोगों ने देख लिया इसका अपने यहाँ। विंध्याचल, सतपुड़ा, नर्मदा और तापी दोनों नदियां इस रिफ्ट वैली में ही बह करती है। इससे सवाल आता है तो आप इस चीजों को जानते रहिए। तो इतना ही रहा इसमें। तो देखा आपने कि आज हम लोगों ने फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन के बारे में पढ़ा, और कैटास्ट्रॉफिक गतियों के बारे में हमने पढ़ा। उन गतियों के बारे में हमने पढ़ा जो बहुत धीमे धीमे होती है। तो मेरे समझ से ऐसा कुछ नहीं था, हम लोगों ने समझने की कोशिश करी। तो डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस के बाद पर्ल मेट्रोन के बारे में हम देखेंगे कि सडन फोर्सेस क्या क्या होते हैं और सडन फोर्सेस से स्ट्रक्चर्स क्या क्या बनते हैं।